नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय पे बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपने पैन जीनोम सुना है नाम, या हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग, ऐसा कुछ सुना है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन इसको हम लोग जो है बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। हम लोग विजन करंट अफेयर्स देखेंगे, वो भी 10 मई का देखेंगे। ठीक है, पहला सेगमेंट जो होगा हमारा पार्ट 1 होगा इसमें, और इसमें हम लोग जो लेंदी होते हैं, बड़े खबरें होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसमें 4 से 5 से 6 से 7 खबरें हो सकती हैं। ठीक, अब जितनी भी ज्यादा या जितना कम हो सकता है। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पैन जीनोम क्या है। तो पैन जीनोम क्या है, ये सवाल है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं, लेकिन क्या हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना। किसी की आंखें नीली हैं, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी की हाइट जो है वो ज्यादा है, किसी की कम है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब के अंदर जो जेनेटिक जानकारी है, जिसे हम जीनोम कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है हम सभी में, सारे इंसान जानवर इन सब में। तो अब सोचिए, अगर हमें सिर्फ एक इंसान के जीनोम को देखकर पूरी इंसान की जाति के बारे में जानना हो, तो क्या वो पूरी जानकारी दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि कुछ खास चीजें जो होती हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों में मिलेंगी। ठीक है, उनके जीन में मिलेंगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी एक प्रजाति के पौधे या जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक जीव या जीनोम देखने से पूरी प्रजाति की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसीलिए वैज्ञानिक ने एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे कहते हैं पैन जीनोम। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक, जीनोम 1, जीनोम 2, जीनोम 3, तो कुछ ऐसा ही है। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि एक प्रजाति के कई अलग अलग जीवों के जीनोम को एक साथ मिलाकर एक बड़ा जीनोम दिखाया गया है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये पैन जीनोम होता क्या है? ये एक ही प्रजाति के कई सारे जीवों के जीनोम सीक्वेंस का कलेक्शन होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे जीनोम, जीनोम 2, जीनोम 3, जीनोम 4 आप देख रहे हैं। ठीक, मतलब हमने एक ही तरह के कई पौधों या जानवरों के जीनोम को लिया और उसको एक साथ जोड़ दिया। इससे हमें उस पूरी प्रजाति की जेनेटिक जानकारी का एक बड़ा खजाना मिल जाता है। जीनोम क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जीव के अंदर जो आनुवांशिक जानकारी होती है, ठीक है, हेरिडिटरी जो जानकारी होती है, उसका पूरा सेट होता है। उसी सेट को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये उस जीव का क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। पैन जीनोम एक तरह का रेफरेंस जीनोम होता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जानकारी देता है। ठीक है, उसके जीनोम से कहीं ज्यादा जानकारी देता है। रेफरेंस जीनोम यानी कि पैन जीनोम तो आमतौर पर सिर्फ उन खास जीन्स को पहचानता है जो किसी प्रजाति को बनाते हैं, लेकिन पैन जीनोम में वो सारे आम जीन्स होते हैं। साथ ही ये उन अलग अलग जीन्स का भी पता लगाता है जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चावल का पैन जीनोम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी वैज्ञानिकों ने एशिया में पाए जाने वाले चावल की जो 144 मतलब 144 जंगली और खेती की गई किस्मों के जीनोम को मिलाकर एक पैन जीनोम बनाया है। ठीक है, इससे उन्हें यह पता चला है कि आज हम जो चावल खाते हैं वो असल में ओरिजा रूफी पोगोन नाम की एक जंगली किस्म से आया है। और ये जो और IA होता है, ठीक है, जिसको मतलब ये जंगली मतलब नाम की और IA जो है वो एक जंगली चावल के किस्म का नाम है। ये तो सभी एशियाई खेती वाले जो चावल है उसका पूर्वज है। ठीक, तो कमाल की बात है। तो बेसिकली ये हुआ है कि हमने चावल की जो अभी की प्रजाति है और जो जंगली प्रजाति है उसको मिला के देखा है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया है कि बेसिकली वो जो चावल की जंगली प्रजाति है वो क्या है, जो अभी चावल हम लोग खा रहे हैं उसका पूर्वज है एक तरह का। ठीक है, तो उसकी जो मतलब एक तरह से समझिए तो आनुवांशिक जो गुण है वो वहां से इन चावलों में भी आया है। ठीक है, बेसिकली बात ये है। तो इसको कहते हैं पैन जीनोम, जब हमको पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में जानना हो। ठीक है, खैर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग तकनीक। ठीक, देखिए अब ये पैनजीनोम बनाया कैसे गया, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं हाई फिडेलिटी यानी हाई-फाई सीक्वेंसिंग। नाम थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इसका काम जो है बहुत ही शानदार है। ये एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए को बहुत ही बारीकी से पढ़ती है। इसे सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम सीक्वेंसिंग यानी SMRT भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डीएनए के एक एक अणु को असली समय में पढ़ सकती है और सबसे खास बात यह है कि ये बहुत लंबे डीएनए के टुकड़ों को भी बिना गलती के पढ़ सकती है। पारंपरिक जो पुरानी सीक्वेंसिंग तकनीकें थी वो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ती थी, जिससे कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ेगा। लेकिन हाई-फाई सीक्वेंसिंग, जिसको हाई फिडेलिटी कहते हैं, लंबे टुकड़ों को पढ़ती है जिससे जीनोम को एकदम सही तरीके से जोड़ना आसान हो जाता है। इसे दीर्घ यानी बड़ा दीर्घ पठन अनुक्रम विधि कहते हैं। ठीक, दीर्घ पठन मतलब लंबी रीडिंग। अब चलते हैं तीसरे भाग पे। तीसरा भाग भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, पैनजीनोम के मुख्य अनुप्रयोग। तो अब जानते हैं कि ये पैनजीनोम इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए, तो इसके फायदे क्या है। देखिए, एक तो ये कृषि में और हम जो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करते हैं ना, उसकी सटीक जो इलाज हो सके उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। अगर हमें पता चल जाए कि किसी फसल की कुछ किस्मों में बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत है या वो बदलते मौसम में मतलब जो बदल रहा है मौसम उसको झेलने की मतलब सहने की जो है शक्ति उसमें ज्यादा है, तो हम उस खास जीन्स को पहचान कर नई किस्में बना सकते हैं जो ज्यादा पैदावार देंगे और हर तरह के मौसम में टिक सकेंगे। पैनजीनोम हमें यही करने में मदद करता है। यह हमें उन जंगली संसाधनों के बारे में भी बताता है जो बेहतर और ज्यादा उत्पादन देने वाली खाद्य फसलों को विकसित करने में काम आ सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा क्या है, सटीक चिकित्सा। इंसानों में भी अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जेनेटिक कारण हो सकते हैं। पैनजीनोम की मदद से हम जनसंख्या विशिष्ट आनुवांशिक मार्करों की पहचान कर सकते हैं और इसका मतलब है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास आबादी में कौन सी बीमारियों को, ठीक ना, या कौन सी बीमारियों का खतरा ज्यादा है और उनके इलाज के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं। ह्यूमन पैनजीनोम प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। समझ गए? तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ठीक, कृषि के क्षेत्र में इंसानों के लिए डीएनए को चेंज करके आप यहाँ पे जो चीजें हैं वो एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक, ग्रोथ इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल्स, ग्रोथ स्टेज, ऑर्गेन्स, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गेनेल्स, पैनजीनोम, रेफरेंस जीनोम। ठीक है, तो ये सारी चीजों से मतलब एक तरह से डाटा माइनिंग हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक नया किस्म तैयार करते हैं, नया जीन तैयार करते हैं जिससे हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, ताकि वो आने वाली बीमारी से या किसी भी तरह की इम्पैक्ट से, इफेक्ट से बच सके। ठीक, चाहे वो फसल हो चाहे इंसान हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसको BRS कॉप्स भी कहते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा अलग विषय है लेकिन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिनेवा में बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। ठीक, इस साल के सम्मेलन का थीम था अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों और अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन। इसका मतलब है कि जो खतरनाक रसायन और कचरा हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। सुनने का तरीका ये है, ठीक है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करके भी सुन सकते हैं। सुनने का तरीका ये है कि एक ब्रेव नाम का एप्लीकेशन है। ठीक है, और भी एप्लीकेशन होंगे जो लेकिन मेरी जानकारी में है।
ठीक, उसको मैं बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और इस पे आप यूट्यूब खोल लेंगे। यूट्यूब खोल के आप चैनल पे जाएंगे और कोई भी वीडियो आप प्ले करके आप मुझे सुन सकते हैं। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप कोई भी काम करते हुए या फिर कहीं आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप मुझे सुन सकते हैं। तो सुनकर भी आप खबरों की जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये BRS कॉप्स जो हुआ हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। इनका मकसद यही है कि दुनिया भर में जो खतरनाक रसायन है और कचरे का प्रबंधन है उस पर मिलकर काम किया जाए। अच्छी बात यह है कि भारत भी इन तीनों सम्मेलनों का एक हिस्सा था। ठीक, अब थोड़ा इन कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। बेसल कन्वेंशन क्या है? ये खतरनाक कचरे को लेकर एक देश से दूसरे देश में ले जाने और उसके निपटान को कंट्रोल करने से जुड़ा है। इसे 1989, ठीक है, अगर कोई हिंदी में ना समझ पाए तो 1989, ठीक, 1989 में स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था और ये 1992 यानी 1992 से लागू हुआ था। इसका मकसद यही है कि खतरनाक कचरा कम पैदा हो और उसका पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधन किया जाए। दूसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों की और कीटनाशकों के लिए पहले से जानकारी देने और सहमति लेने की प्रक्रिया बनाई गई है। इसे 1998 यानी 1998, ठीक, में नीदरलैंड में अपनाया गया था और ये 2004 से लागू है। इसका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए खतरनाक रसायनों के व्यापार में सभी देश मिलकर जिम्मेदारी लें और सहयोग करें। तीसरा कन्वेंशन क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषण जो होते हैं, जिसको POPs कहते हैं, से संबंधित है। इसे 2001 में स्वीडन में अपनाया गया था। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप कहीं पे लिख लें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कि स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, नीदरलैंड में, ठीक, और कब, डेट्स वगैरह लिख लें, स्टॉकहोम, इन सबको लिख लें, ठीक है, मतलब रॉटरडैम, ये जो मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, तो ये मेन पॉइंट्स हैं। आप एक हेडिंग देके लिख लें, ठीक है, हेडिंग आपका ये रह जाएगा और ये मेन पॉइंट्स कब हुए थे। तो पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है, उसका क्रक्स भी आप जान लेंगे तो पर्याप्त होगा, ठीक है। तो बेसिकली कब हुआ था? ये 2001 में स्वीडन में अपनाया गया और 2004 से लागू हुआ। कौन? स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है, ठीक। ये एक वैश्विक समझौता है जिसका मकसद है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को इन खतरनाक POPs से यानी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाना। इसका उद्देश्य है खतरनाक POPs को खत्म करना, सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देना और नए POPs की पहचान करना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ठीक। अब ये होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। भारत से जुड़ी एक अच्छी खबर है कि हाल ही में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग यानी जिसको BBB कहते हैं को बढ़ा लिया गया है, ठीक है, मतलब उसको लो से ऊपर कर दिया गया है, बढ़ा कर जो है BBE कर दिया गया है। पहले इसका नाम था BBB लो, BBB लो, अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? BBB, ठीक है, बेसिकली ये किया गया है। अब इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। अब भारत की जो रेटिंग है उसमें सुधार मतलब थोड़ा किया गया है। इसका मुख्य कारण बताया गया है कि हमारे देश में हो रहे ढांचागत सुधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हो रहा है और सरकार द्वारा जो वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके कारण सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो सुधरा है। अब ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ये एक तरह का पैमाना है जो ये बताता है कि किसी देश के लिए कर्ज चुकाना कितना आसान या मुश्किल है। अगर रेटिंग अच्छी है तो इसका मतलब है कि देश आसानी से अपना कर्ज चुका सकता है और उसे उधार देने में कम जोखिम है। ये रेटिंग सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स पर लागू होता है, ठीक। आमतौर पर देशों को 2 ग्रेड में बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड और दूसरा क्या होता है? स्पेकुलेटिव ग्रेड। स्पेकुलेटिव ग्रेड
इन्वेस्टमेंट ग्रेड में वाले जो देश होते हैं उनको उधार देना सुरक्षित माना जाता है, जबकि स्पेकुलेटिव ग्रेड वाले जो देश होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट होने का खतरा होता है उनके साथ। ठीक है, अब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि ये अक्सर गुणात्मक संकेतकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, मतलब कुछ विशेषज्ञों की राय पर। इससे क्या होता है, वॉर्ड वैगन प्रभाव हो सकता है। ठीक, इससे दूसरा ये है कि निजी एजेंसियां हैं और इनकी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी है, और ऐसा भी देखा गया है कि ये विकासशील देशों के प्रति थोड़ा पक्षपाती हो सकती है। जो लोग रेटिंग देती है, ठीक है, तो वो निजी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, तो उनके कार्य क्षेत्र में ये देखा गया है कि वो थोड़ा पक्षपात करती हैं, खासकर विकासशील देशों को लेकर। ठीक, और जीडीपी वृद्धि दर और मुद्रास्फीति जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को नजरअंदाज कर सकती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग देते समय जो ये निजी एजेंसियां ऐसा करती है कि जीडीपी जो वृद्धि दर होती है उस विकासशील देश की, या मुद्रास्फीति होती है वहां की, आर्थिक संकेत होता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं, उन सबको ये नजरअंदाज कर देता है। सिर्फ इतना ही देखता है कि ये एक विकासशील देश है तो इसको इस तरह की रेटिंग हम देंगे कि मतलब ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसको बीबीबी लो में ही रखेंगे। ठीक, तो इसको मतलब ऐसा हो ना कि जब किसी इंटरनेशनल संस्था से इनको लोन वगैरह कुछ लेना हो, कर्ज लेना हो इस देश को, तो फिर वहां पे इस तरह की रेटिंग जाएगी तो वो कर्ज देने से कहीं ना कहीं घबराएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली ये है, बीबीबी लो से बीबीबी तक हमारा जो भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ गया है, और इससे हमें कहीं से भी, किसी से भी, ठीक है, जैसे आईएमएफ है और एशिया डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से जो कर्जे वगैरह मिलते हैं वो मिलने में आसानी हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रादेशिक सेना नियम, यानी टेरिटोरियल आर्मी 1948। ठीक है, इसका जो नियम है वो 1948 का नियम है। ठीक, हमारी जो प्रादेशिक सेना है, प्रादेशिक सेना नियम 1948 का नियम 33 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना का सहयोग लेने के लिए अधिकृत कर सके। ठीक है, अब प्रादेशिक सेना हमारी रेगुलर आर्मी का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसमें फुल टाइम सैनिक नहीं होते हैं। इसके सदस्य आम नागरिक होते हैं जो अपनी नौकरी या काम के साथ साथ समय निकालकर ट्रेनिंग लेते हैं और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करते हैं। इन्हें अक्सर टेरियर्स कहते हैं। ठीक है, टेरियर्स ये रेगुलर आर्मी के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं रेगुलर आर्मी को गैर सैन्य कामों से मुक्त रखना। ठीक है, कोई भी ऐसा सैन्य अभियान नहीं चल रहा है तो ऐसे काम, मतलब जो सिविल काम हो सकते हैं सेना का, वो इनको करना है। ठीक, तो गैर सैन्य जो काम है उससे मुक्त रखना है। और प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई भी अगर किसी तरह का ऐसा नेचुरल कुछ आता है, ठीक, मतलब सुनामी आ गया, जैसे आप उड़ीसा के तट पे देखते होंगे सुनामी आ गया, ठीक है, कोई डिजास्टर हो गया कहीं पे, तो वैसी चीजों में जो प्राकृतिक आपदाएं होती है या आपात स्थितियां होती है उसमें जरूरी सेवा को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। नागरिक प्रशासन की मदद करते हैं। ठीक है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक, हर एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, मतलब जो एसपीडीएम ये सब होते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा का पूरा मॉड्यूल होता है। ठीक, तो उनको ये मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये रेगुलर आर्मी को यूनिट्स भी देते हैं। मतलब अगर कहीं ऐसा है कि अब युद्ध करना है, ठीक, तो वहां पे अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरह की जो टेरिटोरियल आर्मी होती है वो उनको हेल्प करती है, वहां जाती है, टुकड़ी देती है, यूनिट्स देती है। ठीक है, यूनिट्स देने का मतलब एक टुकड़ी देती है जिसमें कुछ लोग जाते हैं। इसमें कौन शामिल हो सकता है? ठीक है, अब टेरिटोरियल आर्मी तो है पर इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? तो कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रेजुएट है और कोई लाभप्रद रोजगार कर रहा हो वो इसके लिए पात्र है। मतलब कहीं भी आप कोई रोजगार कर रहे हैं, ठीक, तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना ने पहले भी कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि 1962 में, 1965 में, 1971 में।
इसके अलावा श्रीलंका में जो ऑपरेशन पवन और पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन रक्षा जैसे अभियानों में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1917 में इंडियन डिफेंस फोर्सेस अधिनियम बना था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जुड़े थे। 1920 में इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस विधेयक पारित हुआ। आजादी के बाद 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम बना और 9 अक्टूबर 1949 को सी राजा गोपालाचारी द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसलिए हर साल 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब आखिरी ही टॉपिक है ये हमारा, ठीक, इस सेगमेंट का। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की बात करेंगे जो आम नागरिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, और अटल पेंशन योजना APY। ठीक, इन योजनाओं का मकसद है नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा देना और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। ये योजनाएं बीमा और पेंशन का दायरा बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये एक जीवन बीमा योजना है जिससे किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसे ले सकते हैं और इसका सालाना प्रीमियम बहुत ही कम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY ये एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। आंशिक विकलांगता पर भी कुछ कवरेज मिलता है। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। इसका सालाना प्रीमियम भी बहुत कम होता है। अटल पेंशन योजना ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों यानी ऐसे लोग जो किसी सरकारी जॉब में नहीं है या किसी संगठित क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे जो कामगार होते हैं जैसे मजदूर वर्ग जो है, ठीक, तो उसके लिए ये पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटी मासिक पेंशन मिलती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये तीनों योजनाएं ऑटो डेबिट के माध्यम से चलती हैं, यानी एक बार आपको अपने बैंक से जो है इसको ऑटो डेबिट कर लेना होता है जो इसका प्रीमियम होता है, और आपके बैंक से ये छोटा सा अमाउंट जो है कटता रहता है। ठीक, सालाना, मतलब आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम अपने आप कट जाता है। ये LIC और अन्य जो अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित होता है। ठीक, तो दोस्तों आज हमने पैनजीनोम, हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग, BRS कॉर्प्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप फिर से दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं। देखने में ना हिचकिचाएं, आपको एग्जाम में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, तो आप जरूर देखें। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल है फिर भी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अगर आपको पसंद आया है, वाकई में पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। अगर नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।